Hello, dear students. Welcome again. Hello, past. Hello, future. ऐ मेरे पास्ट, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? नहीं, कभी नहीं, यह असंभव है। ऐ मेरे फ्यूचर, यहाँ पहुंचकर आपको कैसा लगता है? बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा काम समय रहते ही कर लिया है। तो अब आप दोनों आज चले जाओ, क्योंकि आज मैं अपने बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। पता है ना आपको मेरा नाम? जी हाँ, आप हैं प्रेजेंट। तो देखा बच्चों आपने, आपका जो आज का समय है वो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। अभी काम करोगे तो पूरी जिंदगी सुकून से जियोगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से देखकर सीख लो। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार ठाकुर, पैशनेट गुरुजी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने टेंस पर मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा और होमवर्क भी किया होगा। तो आइए शुरू करते हैं उस वीडियो से आगे, टेंस की पहचान के साथ। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, जरा सोचो। जी हां, 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जैसे कि इस वीडियो के शुरू के जो कैरेक्टर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रेजेंट टेंस की जानकारी इस तरीके से बताऊं कि आप कभी जिंदगी भर भूल ना पाएं। एक क्लासरूम का माहौल देने की कोशिश करूंगा। आप भी ये महसूस कीजिए कि हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और साथ में हम ये जरूर देखें कि हमें इंग्लिश को लिखना कैसे है अपनी नोटबुक में। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। जैसा कि हमने अभी अभी बात की पहले कि जो प्रेजेंट टेंस है, आपने स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है। जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंत में हिंदी के वाक्य जो होंगे है, हैं, हूं, हो आएगा। अब हमने इसके पार्ट की बात की थी पहले वीडियो में कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तीनों ही टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों ही टेंसेस के एक जैसे ही प्रकार होते हैं। फर्क कितना होता है कि प्रेजेंट वालों के साथ पहले प्रेजेंट लगा होगा और पास्ट वालों के साथ पास्ट लगा होगा और फ्यूचर के साथ फ्यूचर टेंस लगा होगा। तो प्यारे बच्चों, सभी टेंस, जितने भी 3 टेंस हैं और 3 टेंस के जो 4 प्रकार हैं, उन सभी में 4 सेंटेंस होते हैं। अब सेंटेंस पे, टेंस और सेंटेंस पे ध्यान देना है। एक वाक्य होता है सेंटेंस, जिसके बारे में आपने पहले वीडियो देख लिए हैं। पहला अफर्मेटिव या इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही सरल तरीके से आज आपको हर सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इन सभी को हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे ताकि आगे से आपका टेंस पर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य होते हैं। तो यहां पर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, हमने वाक्य की पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले तो वाक्य के अगर अंत में है, हैं, हूं, हो तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। ध्यान देना है, जिस वाक्य के अंत में हिंदी में है, हैं, हूं, हो, हमें सोच लेना है कि वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। अब हमें यह पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट टेंस तो है। अब क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट का वाक्य है? इसके लिए हम फर्दर याद रखेंगे। इंडेफिनिट के वाक्य में
है, हूं, हो से पहले ता, ते, ती होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि एक जो सेंटेंस है उसकी सीक्वेंस क्या रहती है। SVO बताया था मैंने। S सब्जेक्ट, V वर्ब, O ऑब्जेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी वाक्य में क्या आएगा, सब्जेक्ट। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चेंज कहां होंगे, सभी टेंसेज में, सभी सेंटेंसेज में चेंजेस कहां होंगे, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। देखिए कैसे चेंजेस होंगे, तो आप ध्यान देंगे वर्ब पे ज्यादा। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, यहां दो तरह की सिचुएशंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर देखो सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, और साथ में एक दूसरी सिचुएशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES लगा दिया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फर्क कहां होगा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या फिर प्लूरल हो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो आपको मालूम ही है, पीछे बता भी दिया था। फर्स्ट पर्सन मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं, वी। मैं किससे बात कर रहा हूं, आपसे, यू। तो यू सेकंड पर्सन है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है। वह, वे या किसी का नाम हो, ये आते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सिर्फ सिंपल फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगना ही लगना है। अगला देखते हैं दूसरी सिचुएशन। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल सभी में आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या ES लगेगा। ये S या ES कहां पर लगेगा, S या ES लगेगा अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो मतलब काम करने वाला एक आदमी हो, और वो भी थर्ड पर्सन, किसी का नाम हो या वो हो, एटसेट्रा, ही, शी। तो उसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म में S या ES लगा लेते हैं। क्लियर। आइए एग्जांपल के साथ और आसानी के साथ समझते हैं इसको। यहां मैंने एक हिंदी में सेंटेंस दिया है, राम खेलता है। अब जो पहले हम ध्यान देंगे, यहां है लिखा है। इस है से हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है से क्या पता चला, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब थोड़ा सा आगे आओ, ता है, यहां लिखा है ता है। ता है से पता चला हमें कि ये इंडेफिनिट है। तो क्लियर हो गया, है प्रेजेंट टेंस है, ता इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, राम खेलता है। क्लियर नाउ। अब देखिए हिंदी से इसकी इंग्लिश बनाने की अगर बात करते हैं हम, राम खेलता है। राम क्या है, कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट है या राम। राम कौन सा पर्सन है, क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन जिसे हम बात करते हैं यू होता है। तो राम कोई तीसरा आदमी है, और सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो इसलिए ये क्योंकि सिंगुलर है, यहां बोला था हमने सिंगुलर सब्जेक्ट हो और थर्ड पर्सन हो तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या ES लग जाता है। तो सो राम वर्ब क्रिया हो रही खेलना, उसका इंग्लिश होती है प्ले, तो हमने प्ले के साथ लगा दिया यहां S, तो सो बन गया ये राम प्लेज। क्लियर। आगे इसी में और एग्जांपल देखते हैं। मैं हर तरह की सिचुएशन आपको दूंगा सिंपल से सिंपल तरीके से। आई प्ले। अब यहां देखिए प्ले के साथ यहां पर S नहीं लगा है, राम के साथ प्ले में S लगा था, लेकिन आई प्लेज नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है। यहां बोला था हमने आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में S या ES नहीं लगता है, ये केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। क्लियर। वी प्ले। अब यहां भी S नहीं लगा है, बोलिए क्यों नहीं लगा है, क्योंकि वी प्लूरल है एक तो, और साथ में ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए प्लेज, वी प्लेज नहीं है, वी प्ले। क्लियर। वेरी गुड। आगे चलते हैं। दूसरा नेगेटिव, अगर हम नहीं की बात करते हैं जिस वाक्य में नहीं, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है आपने। यहां देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये तो सब जगह आना ही है।
अब यहां पर ध्यान देना है, दो सिचुएशंस है यहां भी, यहां डज है और यहां पर डू है। वही ऊपर वाली स्थिति है। जब भी हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो वहां पर डू डज का प्रयोग करते हैं हम। अब देखिए, वो भी नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डज क्यों लगाए? डज लगेगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर, वही ही, शी, इट। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहां दूसरी स्थिति है, सब्जेक्ट के बाद डू, और डू कहां लगेगा? डू बिल्कुल वही, जहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, जो भी है, प्लूरल है। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राम डज नॉट प्ले, यहां था राम प्लेज, यहां था राम प्लेज, तो यहां पर राम डज नॉट प्ले। अब यहां पर प्लेज नहीं है, क्योंकि यहां पर जो प्लेज था वो यहां डू में डज हो गया। जब यहां राम डज, SIS डू में लग गया है, तो यहां S नहीं लगाना है। क्लियर? आगे आई डज नॉट प्ले नहीं होगा, क्या होगा? आई डू नॉट प्ले, क्योंकि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है। डज किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब समझ रहे हैं आप। अगली सिचुएशन देखते हैं, वी डू नॉट प्ले। वी, ये भी क्लियर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, और इसलिए यहां पे डू लगा है। आगे इंटेरोगेटिव में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक सी स्थिति है, लेकिन इसमें एक फर्क है। यहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव में सिर्फ नॉट का प्रयोग होता है। और यहां बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, यहां पर वाक्य के शुरू में ही डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो डू और डज है वो पहले आ गए हैं, यहां पर पहले आ गए हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी। यहां देखिए डज, अब जो सब्जेक्ट हमारा पहले आता था वो बाद में चला गया, डू या डज के बाद चला गया। मतलब यहां डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए, और दूसरी सिचुएशन में डज की जगह डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, इस तरह से। अब देखिए यहां एग्जाम्पल के साथ, यहां पर हमने राम की जगह ही ले लिया। अब यहां क्वेश्चन है, इसलिए डज पहले लगा। अगर होता वो खेलता है, ही प्लेज, इसको हमने इंटेरोगेटिव में बदला, डज ही प्ले, ES डू में लग गया है, तो ध्यान देना है। अब देखिए यहां आई, डू आई प्ले, यहां डज आई प्ले नहीं है, डू आई प्ले। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्क क्या है? यहां डू या डज पहले लग जाता है। अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता था, सीधे वर्ब की पहली फॉर्म में ही S या ES लग जाता था। नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है डू डज के साथ। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डू डज पहले आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। चौथा जो सेंटेंस है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो नहीं भी है और क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसमें भी बिल्कुल आसान है ये। डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है, ये ध्यान देने वाली बात है। जो नॉट है डू डज के बाद नहीं लगाना है, सीधा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, तो आइए एग्जांपल से सीखते हैं। डज शी नॉट प्ले, क्लियर? डू दे, अब यहां डू क्यों लगा है? दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ये भी हमने कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SIS लगता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, इसलिए यहां डज की जगह डू का प्रयोग हुआ है। आइए आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस में इन सब से, इन चारों से पहले रहा, रही, रहे। अब देखिए हिंदी में एक वाक्य है, राम खेल रहा है से हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब रहा से हमें पता चला कि ये कंटिन्यूअस है। अगर तो ता होता यहां तो क्या होता, ये इंडेफिनिट होता, लेकिन यहां रहा से हमें पता चला कि ये कंटिन्यूअस है। अब इसकी पहचान देखिए कैसे करोगे हम इंग्लिश में। पहले सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल, उसके बाद वर्ब आता है, बिल्कुल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसके साथ यहां पे हेल्पिंग वर्ब, जो यहां पर नहीं था। यहां पर
अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था। यहां पर अब कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। जैसे राम खेल रहा है, ये बिल्कुल सिंपल साधारण आसान है। राम खेल रहा है, जहां भी रहा है वहां हम पहले सब्जेक्ट, बिल्कुल जैसे यहां लिखा है, फिर इज एम आर। राम क्योंकि सिंगुलर है, इज कहां लगेगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। फिर ध्यान देना है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। राम क्योंकि थर्ड पर्सन है, इज राम इज प्लेइंग। ओके, राम प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म में बुलाएं। कुछ एक बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म की मैंने बात की थी कि वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी, मैंने परसों समझाया भी था, वर्ब की जो पहली फॉर्म है अगर उसमें आईएनजी लग जाए उसको हम चौथी फॉर्म मान रहे हैं, इसलिए V4 लिखा है यहां पर। अगला है आई के साथ इज नहीं लगेगा, आई के साथ एम, आई एम प्लेइंग, बिल्कुल सिंपल। वी प्लूरल है तो आर लगेगा, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, सोहन एंड मोहन आर प्लेइंग। सोहन मोहन दो हो गए, अब सोहन एंड मोहन आर प्लेइंग। क्लियर। अब इसको नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में बिल्कुल ऐसा ही नॉट का प्रयोग होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, प्लस यहां पर हम नॉट लगाना, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 वर्ब की चौथी फॉर्म। जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यू आर नॉट प्लेइंग, यू के साथ आर, उसके बाद नॉट, आर से पहले यू नॉट आर प्लेइंग। ऐसा नहीं करना, नहीं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। राम सिंगुलर है, इज प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग। ओके, आई एम नॉट प्लेइंग, आई के साथ एम, वी के साथ वी आर नॉट प्लेइंग। सिंपल है। अब यहां पर लिटिल कंफ्यूजन इज हियर। इंटेरोगेटिव में जितने भी इंटेरोगेटिव उसमें हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले लाना है। अब यहां पर देखो, पहले सब्जेक्ट था, अब यहां पर इज एम आर पहले हो गया। या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। इज कहां लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम कहां लगेगा, आई के साथ, आर कहां लगेगा, जितने भी बाकी प्लूरल हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है लास्ट में। हां, ये ध्यान देना है आपने, इंटेरोगेटिव जितने भी वाक्य होंगे उनके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा ये। और रिदम का ध्यान देना है। आर वी प्लेइंग, आर क्यों लगा है यहां आर, क्योंकि वी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। आर वी प्लेइंग लास्ट में इंटेरोगेशन है। अब नेगेटिव नेगेटिव भी होगा और साथ में क्वेश्चन भी पूछा गया होगा। या तो इज लगेगा पहले, या एम लगेगा, या आर लगेगा, ये पता है आपको। अब कहां लगेगा ये, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट। यहां ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे इज ही नॉट प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट चलते हैं, परफेक्ट चौथा। अब देखिए वाक्य के अंत में अगर है, हूं, हो, फिर बता रहा हूं, वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे। अगर उससे पहले चुका, चुके, चुकी, आ, ई, ए हो तो वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएंगे। इसमें देखिए पहचान। अब पहले ये तो सभी वाक्य में सब्जेक्ट आएगा, फिर वी आएगा, फिर ओ आएगा। अब उसके बाद यहां चेंज, मैंने बोला है चेंज सभी में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में होना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वर्ब की पहली फॉर्म थी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, वर्ब की चौथी फॉर्म लगी। यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ जाएगा, परफेक्ट में हैज हैव आ जाएगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। अब वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब देखिए एग्जांपल से, राम खेल चुका है से क्या पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है, कि ये प्रेजेंट टेंस है। चुका से क्या पता लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ।
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राम हैज प्लेड, राम सिंगुलर है, अब हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा। हैज बिल्कुल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। राम, श्याम, मोहन किसी का नाम, ही, शी, इट, राम हैज प्लेड। सब्जेक्ट आया, फिर हैज आया, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीसरी फॉर्म जिसको कहते हैं। इसके बाद फिर वही आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ आपने हैव ही लगाना है। आई हैव प्लेड थर्ड पर्सन है, हैव है। अब नॉट, नॉट फिर वही सब्जेक्ट है, हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगना है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सो यू हैव नॉट प्लेड, यू हैव के बाद नॉट लगा, यू के साथ हैव लगा, नॉट प्लेड। क्लियर। अब इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी और जो सब्जेक्ट है उसके बाद चला जाएगा। हैव बी प्लेड, हैव बी प्लेड। अब देखिए, अब यहां पे हैव लगा, क्यों लगा हैव, क्योंकि यहां पर प्लूरल है इसलिए हैव लगा और फर्स्ट पर्सन है और वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया गया। अगला वाक्य, पहले हैज लगा, हैज क्यों लगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। उसके बाद हमने ही सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्ले। चौथा सेंटेंस है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हैज हैव पहले ही आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखिए हैज ही नॉट, अब नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। हैज ही नॉट प्लेड प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर उससे पहले रहा है, रहा, रही, रहे, तो क्या होगा, यहां भी है रहा, रही, रहे, यहां भी है सेम। तो या तो पता चलेगा वो कंटिन्यूस है या लगेगा पता परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस कब होगा, जिस वाक्य में समय दिया होगा साथ में। अगर समय नहीं दिया है तो वो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर समय दिया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। लास्ट में ये चारों हूं। देखिए इन दोनों को ही डिफरेंशिएट करते हैं, इन दोनों को के अंतर को समझते हैं। सब्जेक्ट पहले सभी वाक्यों में आएगा, सभी तरह के सेंटेंसेस में आएगा। देखिए उसके बाद हैज या हैव, हैज कहां लगना है, जहां वही थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैव कहां लगना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, बी की थर्ड फॉर्म, वी वॉज बीन, बी की थर्ड फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म लगनी है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है ये, परफेक्ट टेंस के लिए थर्ड फॉर्म लगानी है। इसका जो मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना है, आईएनजी अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है साथ में। कंटिन्यूअस में आपको पता है कि V4 लगता है, आईएनजी लगता है, इसलिए इसको परफेक्ट भी बनाए रखना है और कंटिन्यूअस भी बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए उसको हमने बी की चौथी फॉर्म लगा दी बीन, और कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए इसको वर्ब के पहली फॉर्म में आईएनजी लगाया है, जिसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म बोल रहे हैं। और साथ में देखिए यहां टाइम दे रखा होगा, इसमें कैसे होगा वो एग्जांपल से समझेंगे आगे। टाइम दे के रखा होगा और उस टाइम के साथ हमने लगाना है सिंस या फॉर। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जरा ध्यान से समझिए इसको। राम खेल रहा है, एक वाक्य ये, तो ये सिंपल वाक्य है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। राम 5 बजे से खेल रहा है, अब यहां 5 बजे दे दिया है, टाइम दे दिया है 5 बजे से। अगर यहां टाइम दे दिया है तो ये बन गया फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से समझो इन दोनों को, बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें मैक्सिमम बच्चे। जब 5 बजे से ये समय दे दिया तो ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे तो होता है इसका, राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, 5 बजे से दे दिया तो कैसे होगा, राम सब्जेक्ट आया, पहले सब्जेक्ट आया राम, हैज या हैव लगना है, राम क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया। इसके बाद बीन लगाना है सभी में,
जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस होंगे वो उसमें बीन लगाना है। बीन लगा दिया। V4 उसके साथ प्लेइंग। राम हैज बीन प्लेइंग। बीन से क्या लगा पता कि परफेक्ट टेंस है ये थर्ड फॉर्म का, और वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। जब भी आईएनजी होगा तो मतलब वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इसके बाद आगे टाइम जो दिया होगा, सिंस या फॉर का यूज करना है और जो टाइम दिया होगा वो लिख देना है। अब सिंस और फॉर के बारे में पहले भी वीडियो मैंने क्लियर कर रखा है, सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा, फिर एक बार बता देता हूं। सिंस जहां आपको बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, फिक्स टाइम दिया है 5 बजे, ये देखो 5 बजे से, 6 बजे से, 10 बजे से बताया है ना आपको कि कितने बजे से खेल रहा है वो, 5 बजे, तो वहां पर सिंस लगेगा। सिंस 5 o'clock। अगर होता 5 घंटे से, 5 घंटे से, टाइम फिक्स नहीं है, तब फॉर आता। अब देखिए तो इसलिए यहां 5 बजे है, सिंस लगा। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। समझ रहे हैं। अगला एक वाक्य लेते हैं। आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगेगा हमेशा, फर्स्ट पर्सन। आई हैव बीन प्लेइंग, बीन परफेक्ट है, प्लेइंग कंटिन्यूस है। फॉर क्यों लगा यहां, टाइम दिया है फॉर 2 hours, 2 घंटे से। 2 PM, 2 AM नहीं है, 2 o'clock नहीं है, बल्कि 2 बजे से नहीं है, 2 घंटे से है, पता नहीं है कि कितने बजे से है, तो इसलिए यहां पीरियड ऑफ टाइम है ये, इसके साथ फॉर का प्रयोग किया। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यहां हमने सिंस लगाया और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाया। याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट दिया है फिक्स, सिंस लगाना है। पीरियड दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगाना है। अगला वाक्य एक और देखते हैं। हर तरह की सिचुएशन ले रहा हूं मैं, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वी प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन भी है, उसके साथ हमेशा हैव लगता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है, क्या बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। उसको प्लेइंग आईएनजी किस में होता है, कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसको। अब टाइम डिपेंड करेगा कि कितने बजे से है। अब यहां है मॉर्निंग से, मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस। मॉर्निंग को भी हम पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारे क्या होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहां सिंस, मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा, इवनिंग के साथ सिंस लगेगा। क्लियर। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को करते हैं, वही सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, उसके बाद यहां चेंज क्या हुआ, नॉट लग गया हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद बीन वर्ब की चौथी फॉर्म, टाइम, वही बाकी वही स्थितियां हैं। देखिए यू भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैव। यू हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लग गया क्योंकि नेगेटिव है। बीन प्लेइंग, बीन परफेक्ट है, प्लेइंग कंटिन्यूअस क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, जिसको हम थर्ड फॉर्म, जिसको हम चौथी फॉर्म बोल रहे हैं। सिंस 4 o'clock। अब यहां सिंस क्यों लगा, 4 बजे फिक्स है दिया, 4 घंटे से नहीं है लिखा हुआ, 4 बजे से है। अगर 4 बजे से होता तो क्या लिखते हम, तो लिखते हम फॉर 4 hours। अगला इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वही हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों की अपेक्षा ये कैसे डिफर कर रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और जो इसका सब्जेक्ट है वो इसको बाद में ले जाता है। सब्जेक्ट के बाद फिर बीन लगेगा, फिर V4 लगेगा, टाइम आएगा, क्या आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। हैव क्यों लगा, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है वी है, और पहले क्यों आया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझो, बोर नहीं होना है, आपने बड़े चाव के साथ समझना है। बीन क्यों लगा, बी की थर्ड फॉर्म है, क्या बनाने के लिए, इसको परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। प्लेइंग क्यों लगा, साथ में ये क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस में V4 वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। अब सिंस क्यों लगा, यहां
क्योंकि इवनिंग है, इवनिंग भी मैंने बोला मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगा है। इसके लास्ट में चलते हैं। हैज, हैव, फर्क क्या होगा इसमें और इसमें? सेम है, बस याद ये रखना है कि ये नेगेटिव है साथ में। अब नॉट लगेगा तो नॉट लगना कहां है वो याद रखना है। हैज, हैव, या तो हैज आएगा, हैज कहां आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव कहां आएगा? प्लूरल और फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बीन से पहले, ये याद रखना है। फिर V4 टाइम, फिर बाकी वही है। हैज ही, हैज पहले क्यों लगा? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है। हैज क्यों लगा है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट को ध्यान देना है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नॉट लगा क्योंकि ये साथ में नेगेटिव भी है। बीन क्यों लगा? क्योंकि परफेक्ट है। प्लेइंग क्यों लगा? क्योंकि कंटिन्यूअस ING वर्ब की पहली फॉर्म में। सिंस क्यों लगा? ये ध्यान देने वाली बात है। सिंस और फॉर में आपने कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। सिंस इसलिए लगा क्योंकि यहां पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 1999, 1999 फिक्स टाइम दिया है। तो प्यारे बच्चों, बनी कुछ टेंस के बारे में समझ, तो एक बार फिर से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस लेना है, सभी सेंटेंसेस में बदलने की कोशिश करना है, एक ही सेंटेंस को, तब आपको मालूम होगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।